नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि इस बार रीट भर्ती परीक्षा में एक ही पेपर का आयोजन किया जाएगा और भर्ती रीट विज्ञप्ति अतिशीघ्र प्रकाशित कर दी जाएगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए और आप लोगों की मांग को देखते हुए हमने आज से इस ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है, जिसमें आप सभी का पुनः स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हमसे 2 प्रकार की भाषाएं पूछी जाती हैं, जिसमें हमारे 30 प्रश्न होते हैं। एक होती है प्रथम भाषा और एक होती है द्वितीय भाषा। प्रथम भाषा के रूप में लगभग सभी विद्यार्थी हिंदी भाषा का चयन करते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी इत्यादि भाषाएं हैं। तो हम यहाँ इस ऑनलाइन क्लास में प्रथम भाषा के रूप में हिंदी भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया करेंगे। तो आइए आज से हम हिंदी भाषा के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ इस आज की क्लास में हिंदी शब्द के स्वरूप और भाषा के स्वरूप को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। इनकी प्रारंभिक जानकारी लेंगे, फिर विस्तार से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे सामने 2 शब्द लिखे हैं, एक तो हिंदी शब्द है और एक भाषा शब्द है। दोनों का अलग अलग हम परिचय पहले प्राप्त करेंगे। मित्रों, आप देखते हैं कि कई जगह हमें हिंदी शब्द इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, कई जगह इस प्रकार से हमें हिंदी शब्द देखने को मिलता है। तो हमारे सामने एक विकट समस्या ये हो जाती है कि दोनों में से कौन सा रूप शुद्ध है, ये सही है या ये सही, या दोनों सही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही रूप शब्द रूप अपने आप में पूर्ण शुद्ध हैं। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। हिंदी शब्द को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फिर अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा समय समय पर शब्दों के मानक रूप निर्धारित किए गए हैं। उसी क्रम में जो हिंदी शब्द का मानक रूप निर्धारित किया गया है वो है ये वाला, यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी शब्द के इस स्वरूप को मानक रूप बताया गया है। इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तो फिर अभी हमें इसमें क्या अंतर रहा? अंतर की यदि बात करें तो यहाँ पर न है और यहाँ न की जगह अनुस्वार इस बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो और भी कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जहाँ हम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं, यानी बिंदु लगा देते हैं ऊपर। तो कब हम ऐसा कर सकते हैं, कब हम वर्ण को अनुस्वार में बदल के लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उस बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इसके लिए एक मैं डेफिनेशन दूं आपको कि यदि किसी शब्द में आया हुआ पंचम वर्ण बाद वाले वर्ण का सवर्गीय हो तो उसे अपने से पहले वाले वर्ण पर
अनुस्वार रूप में भी लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। देखिए, हमने जो डेफिनेशन दी, लगा के देखते हैं, देखिए कैसे लगता है। हम देख रहे हैं कि हिंदी शब्द बना है ही प्लस न प्लस दी, इस प्रकार से हमारा हिंदी शब्द बना है। अब हम परिभाषा की बात करें तो हमने देखा कि किसी शब्द में आया हुआ पंचम वर्ण, पंचम वर्ण से तात्पर्य पांचवा वर्ण। कौन सा पांचवा वर्ण? वर्ग का पांचवा वर्ण। हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, क च ट त प। तो 5 वर्ग को में से प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हो सकता है, कोई भी, किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो। और उसके बाद का वर्ण यदि सवर्गीय है, सवर्गीय से तात्पर्य रहा समान वर्ग वाला है, यानी 5वां वर्ण और उसके बाद आने वाला वर्ण दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो उसे मतलब 5वें वर्ण को अपने से ठीक पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार के रूप में भी हम लिख सकते हैं, सीधे सीधे 5वें वर्ण को न लिख करके। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ये न है, यहाँ पर जो त वर्ग का 5वां वर्ण है। त वर्ग होता है त, थ, द, ध, न, ये 5, ये त वर्ग में आने वाले वर्ण होते हैं। हम देख रहे हैं कि त वर्ग का 5वां वर्ण यहाँ लिखा है न। अब हमने कहा था कि पंचम वर्ण बाद वाले वर्ण का सवर्गीय, बाद वाला वर्ण देखें, चेक करें इसको, द है बाद वाला वर्ण, द जो भी त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये भी त वर्ग में आता है, ये भी त वर्ग में आता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए? सवर्गीय, दोनों समान वर्ग में हैं, समान वर्ग वाले हैं। तो हम क्या किए? सवर्गीय हो तो उसे अपने से पहले वाले वर्ण पे, पहले वाला वर्ण कौन सा? ही, तो इसके ऊपर अनुस्वार रूप में भी लगा सकते हैं। तो यानी इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी हिंदी शब्द को हम हिंदी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस नियम के अनुसार। तो इस प्रकार से ये हिंदी शब्द लिखा जाता है, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक रूप बताया गया है। मैंने यहाँ पर आपको बताया एक शब्द अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? वैसे तो कंपटीशन की तैयारी करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इससे परिचित होगा, लेकिन फिर भी प्रसंग आया है तो मैं थोड़ा सा बता दूं क्या है। हिंदी बिंदियों का खेल है। कहते भी हैं कि हिंदी में बिंदी लगते देर नहीं लगती। हिंदी में मुख्यतः बिंदियां 4 प्रकार की प्रचलित है। मुख्य रूप से 4 प्रकार की बिंदियां प्रयोग में आती हैं हिंदी में। जैसे कि ये माना कोई वर्ण है हमारा, ये जो ऊपर आड़ी रेखा है, ये आड़ी रेखा, इस आड़ी रेखा को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। शिरोरेखा यानी हम अपनी भाषा में कहते हैं वर्ण के ऊपर जो लाइन लगाते हैं, खींचते हैं, माथा बांधना है। तो उस माथा बांधना मतलब उस रेखा को हम शिरोरेखा के नाम से जानते हैं, शिरोरेखा कहते हैं। यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई बिंदु लगा है तो उसे हम अनुस्वार के नाम से संबोधित करते हैं, अनुस्वार नाम से जानते हैं उस बिंदु को। जैसे कि ये शिरोरेखा, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु, तो इस बिंदु को हम कहेंगे अनुस्वार। यदि ये जो खड़ी रेखा आप देख रहे हैं, ये खड़ी रेखा है खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये भी परीक्षा में पूछ लिया गया है। बिल्कुल आज कल का जो कंपटीशन युग है उसमें विषय की
सूक्ष्मता से जांच की जाती है कि विद्यार्थी कितना प्रवीण है अपने विषय में। तो एक बारीक से बारीक चीज़ हम पढ़ते हैं, रटते हैं संधि समास इत्यादि के उदाहरण, लेकिन पूछ कुछ ही और जाता है एग्जामिनर। इसी प्रकार रीट भर्ती परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया, 4 विकल्पों में अलग अलग वर्ण दे दिए और पूछ लिया कि निम्न में से कौन से वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है। अब खड़ी पाई का नाम सुना हो या खड़ी पाई से आप परिचित हैं तो उसका जवाब दे पाते। कौन से वर्ण में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, 4 वर्ण दे दिए। तो खड़ी पाई जो वर्ण बनाते हैं हम, उसमें जो खड़ी रेखा लगाते हैं, कोई भी जैसे क को बनाना है हमें, तो क को बनाने के लिए ये खड़ी पाई है इस प्रकार से, तो ये खड़ी पाई कहलाएगी खड़ी रेखा। जब स्वर व्यंजन पढ़ेंगे तब हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रसंग आया अनुस्वार का तो बता देना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि इस ऑनलाइन क्लास का उद्देश्य एक ही है मित्रों, कि जो विद्यार्थी 0 से शुरुआत करना चाहता है उसके लिए भी हमारी क्लास उपयोगी हो, लाभदायक हो। तो हर एक तथ्य का हम बिल्कुल सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाले हैं, एक एक तथ्य की कुल करके बात करने वाले हैं, और प्रयास यही रहेगा कि एक एक चीज़ को मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर सकूं। उसी क्रम में मैं बता रहा था कि सिरो रेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे कहेंगे हम अनुस्वार। खड़ी पाई जो आप देख रहे हैं, खड़ी पाई के यदि दाईं ओर बिंदु लगाए तो उस दाईं ओर के बिंदु को कहेंगे पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु ये पंचम वर्ण के आगे ही लगता है, केवल जो वर्ग का 5वां वर्ण होगा उसी के आगे लगेगा, और ये प्रयोग में आता है यहाँ पर। जो क वर्ग का हमारा 5वां वर्ण होता है, क ख ग घ ङ, 5वां वर्ण, ये देखिए आप इस प्रकार से लगाया जाता है, तो ये पंचमाक्षर बिंदु के नाम से संबोधित किया जाता है। यदि खड़ी पाई के बाईं ओर, खड़ी पाई के बाईं ओर ऐसा बिंदु लगा है तो उसे हम जानेंगे नुक्ता चिन्ह के नाम से। नुक्ता चिन्ह जो अरबी फारसी भाषा में प्रयोग होता है। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा नजर शब्द जो लिखा जाता है इस प्रकार से, ये जो बिंदु है ये कहलाया नुक्ता चिन्ह। तो बिंदु वही, लेकिन स्थान परिवर्तन होते उसका नाम बदल गया। एक और बिंदु, यदि वर्ण के नीचे बिंदु लगा है, वर्ण के ठीक नीचे बिंदु लगा है तो उसे कहेंगे ताड़नजात बिंदु। ताड़नजात बिंदु क्या होगा? ताड़नजात बिंदु ये ताड़नजात बिंदु वर्ण के नीचे, दोनों में आप अंतर जांच सकते हैं। दोनों वर्ण एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन है अलग अलग। ये क वर्ग का 5वां वर्ण है, जबकि ये ट वर्ग में आने वाला 3रा वर्ण है, ट ठ ड, ये ड और ये न। तो वर्ण के नीचे लगने वाला ताड़नजात बिंदु कहलाएगा। ये 2 ही वर्णों में प्रयोग में आता है ताड़नजात बिंदु, वैसे अढ़ और अढ़, अढ़ और अढ़, इनको अढ़ और अढ़ बोलेंगे। आगे हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये 4 प्रकार के बिंदु होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में मुख्य तौर पर प्रचलन में आते हैं। तो आप इन चारों बिंदुओं से भलीभांति परिचित हो गए होंगे। तो हमने हिंदी भाषा की स्वरूप, हिंदी शब्द का जो स्वरूप था उस पर चर्चा की, कैसे लिखा जाना चाहिए। थोड़ा सा और बताना चाहूँगा मैं कि जिस प्रकार से हमने हिंदी को इस प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से अन्य शब्द भी लिखे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और शब्द होता है संबंध, हम इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं संबंध। संबंध कैसे लिखा? इसी नियम से लिखा।
हम देखें कि संबंध शब्द कैसे बना, स प्लस म प्लस ब प्लस न प्लस ध, इस प्रकार संबंध बना। वही नियम को यहाँ पर लगाएंगे। देख रहे हैं हम कि ये पांचवा वर्ण है, कौन से वर्ग में आने वाला है, प वर्ग में, प फ ब भ म, पांचवा वर्ण। अब हमने कहा था कि पांचवा वर्ण उसके बाद वाला वर्ण सवर्गीय हो, सवर्गीय, ये भी प वर्ग का तीसरा वर्ण, प फ ब। तो क्या करेंगे, पांचवें वर्ण को अपने से ठीक पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार में लगा देंगे, ये लगा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से फिर आगे हमने देखा पांचवा वर्ण आ रहा है, तो फिर पांचवा वर्ण आ रहा है तो फिर आगे वाला वर्ण, ठीक उसके आगे वाला वर्ण हमें देखना पड़ेगा। यदि वो सवर्गीय, दोनों सवर्गीय हो रहे हैं तो पांचवें वर्ण को फिर हम अनुस्वार रूप में बदल के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पांचवें वर्ण को अनुस्वार में बदल के लिख सकते हैं, बशर्ते पांचवें वर्ण के बाद में आने वाला वर्ण उसका सवर्गीय हो, समान वर्ग वाला हो, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा हिंदी शब्द का स्वरूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी भाषा की विकास यात्रा पर, कि हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, हिंदी भाषा कैसे प्रकाश में आई, उसका आविर्भाव कैसे हुआ। तो मित्रों, आप सभी जानते हो कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ। कोई भी कह देगा कि हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ, क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी, जगत जननी कही जाती है, जगत जननी कही जाती है। और प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के भी हमें दो रूप देखने को मिलते थे, वो थे वैदिक भाषा और दूसरा था लौकिक भाषा। वैदिक भाषा से तात्पर्य वेदों की भाषा, जिस भाषा में वेदों की रचना हुई, जिस भाषा में उपनिषदों की रचना हुई, वेदों और उपनिषदों की भाषा। स्वाभाविक है कि जिस भाषा में हमारे चारों वेद रचे गए, ऋग साम यजु अथर्व, जिस भाषा में उपनिषद रचे गए, वो भाषा आम जन की प्रयोग से बाहर थी, उनकी सामर्थ्य से बाहर थी। यानी इस भाषा में लोग आसानी से वार्तालाप नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये अत्यधिक कठिन और दुरूह थी। तो लोगों की बातचीत करने के लिए, आम जन की को सरल बनाने के लिए इस भाषा को थोड़ा सा सरल रूप दिया गया, जो कहलाया लौकिक भाषा के नाम से। लौकिक शब्द जो हैं, लोक शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर बना है। लोक शब्द से तात्पर्य है लोगों की भाषा, संसार की भाषा। लोगों की भाषा जो होती है वो लौकिक भाषा कहलाई। लौकिक भाषा में आम जन सहजता से वार्तालाप करने में समर्थ हो पाए। इसमें लौकिक भाषा में हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत लिखे गए इस भाषा में। मित्रों, हम जानते हैं कि भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। और
भाषा एक अर्जित संपत्ति भी है। अर्जित संपत्ति पैतृक प्राप्त होती है, यानी जिस भाषा में, जिस भाषा के वातावरण में बच्चा रहा, उसी भाषा को वो सीखता है, वही भाषा बोलता है। यदि एक हिंदी भाषी वातावरण के बालक को जन्म के तुरंत बाद अंग्रेजी परिवेश के वातावरण में छोड़ दिया जाए, तो वो बच्चा हिंदी न बोलेगा, अपितु अंग्रेजी ही बोलेगा, क्योंकि उसका परिवेश ही ऐसा रहा है। तो उसकी भाषा परिवर्तित हो गई, जबकि उसकी माता पिता की भाषा थी हिंदी। इसी प्रकार से एक बच्चा जो बड़ा हो गया, अच्छी खासी हिंदी बोलता है, लेकिन उसे कुछ वर्षों के लिए दूसरी भाषा के परिवेश में छोड़ दिया जाए, तो वो भाषा उसके संपर्क में आ जाएगी और अब वह उस भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग करने लगेगा। तो इससे हमें पता लगता है कि भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, परिवर्तित होती रहती है समय समय पर, और लोग अपनी सुविधानुसार शब्दों के नए नए रूप बनाने लगते हैं। उसी प्रकार से लौकिक भाषा जब प्रचलन में थी, तो इसको और अधिक सरल बनाने के लिए एक भाषा का विकास हुआ, जो थी पाली भाषा। पाली भाषा जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मुख्य तौर पर हुआ, बौद्ध धर्म जिसमें भली भांति फला फूला। पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा आई, और प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस प्रकार से भाषा का विकास होता रहा, और प्राकृत भाषा आते आते स्वरूप भाषा का बिगड़ने लगा, और प्राकृत भाषा के बाद में कहलाया, जो भाषा का स्वरूप आया वो अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा यानी शब्दों के रूप बिगड़ने शुरू हो गए, तो अपभ्रंश नाम इसका रख दिया गया। कैसे बिगड़ने लगे हम तो सभी जानते हैं, हाड़ौती परिवेश के। किसी का नाम होता क्या है और कहते क्या हैं। जैसे किसी का नाम रामेश्वर है, हम उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? रामेश्वर। तो रामेश्वर का रामेश्वर कर दिया, स को भी खा गए और व को भी खा गए। तो इस प्रकार से फिर ये भाषा हमारी अपभ्रंश कहलाई। उसी अपभ्रंश भाषा का एक रूप और विकसित हुआ शौरसेनी नाम से, शौरसेनी नाम से। और इसी शौरसेनी से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। इसी हमारी शौरसेनी से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी की विकास यात्रा रही। अब यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा का उद्भव कौन सी भाषा से माना जाता है, तो हम बताएंगे शौरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का उद्भव माना जाता है। लेकिन हर प्रश्न का जवाब देना कंपटीशन में निर्भर करता है विकल्प के ऊपर, कि विकल्प में क्या क्या जवाब दिए गए हैं। यदि हिंदी भाषा का उद्भव के लिए हमें विकल्प में अपभ्रंश और शौरसेनी दोनों अलग अलग विकल्पों में दिए गए हैं। अपभ्रंश अलग विकल्प में है, 4 विकल्प होते हैं उनमें से, और शौरसेनी अलग विकल्प में है। तो हमें प्राथमिकता देनी होगी शौरसेनी भाषा को। और यदि ऐसा नहीं है, विकल्प में दोनों अलग अलग विकल्पों में नहीं है, अभी तो अपभ्रंश शौरसेनी, अपभ्रंश शौरसेनी
ऐसा एक ही विकल्प में रखा गया है तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। उस कंडीशन में जब अलग अलग विकल्पों में नहीं है अभ्रंश और शोर से नहीं, एक ही विकल्प में है तो फिर ये वाला ऑप्शन। हाँ, लेकिन एक विकल्प में अभ्रंश शोर से नहीं है और दूसरे विकल्प में शोर से नहीं है केवल, तो फिर ये वाला विकल्प गलत होगा और इस विकल्प का चयन करना ज़्यादा उचित रहेगा। हम प्राथमिकता इस विकल्प को देंगे। तो इस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा की विकास यात्रा रही, इसका उद्भव हुआ। हिंदी भाषा की विकास यात्रा और भाषा से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उनको लेकर के हम जब भाषा की शिक्षण विद्या पढ़ेंगे, भाषा शिक्षण पढ़ेंगे, उनमें अधिक विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने जाना हिंदी शब्द का स्वरूप, हिंदी शब्द को कैसे लिखा जाना चाहिए, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी भाषाओं का योगदान रहा हिंदी भाषा के विकास में, इन सभी को लेकर के हमने चर्चा की। अब हम भाषा शब्द का स्वरूप जानेंगे कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, भाषा शब्द का क्या अर्थ होता है, भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, इत्यादि को लेकर के अब हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा, भाषा शब्द जो हैं वो संस्कृत की भास धातु से बना है। भास धातु जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। भास धातु यहाँ एक जो शब्द प्रयोग में लिया गया धातु। धातु शब्द का प्रचलन या प्रयोग मुख्य तौर पर संस्कृत भाषा में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में जो क्रियाएं होती हैं, क्रिया होती है, उस क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। जैसे चलना क्रिया होती है तो उसका मूल रूप चल, इसी प्रकार से मूल रूप क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से संबोधित करते हैं। तो हमसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है, तो हमारा सही जवाब होना चाहिए भास धातु से बना है, संस्कृत की भास धातु से बना है। ये वर्ण के नीचे जो तिरछी रेखा लगाई गई है उसको हम हलंत के नाम से संबोधित करते हैं। यदि आप रीट में संस्कृत भाषा भी लेना चाहते हैं तो संस्कृत भाषा हम पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इनका उल्लेख मिलेगा। इसे हलंत के नाम से संबोधित करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ जिसके नीचे हलंत लगा है कि वो वर्ण केवल शुद्ध व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं मिला हुआ, वो वर्ण स्वर रहित है। तो भाषा शब्द भास धातु से बना, जिसका मतलब बोलना या कहना। अब हम बात करें भाषा की परिभाषा क्या होगी। भाषा शब्द की परिभाषा, किसे भाषा कहते हैं? भावाभिव्यक्ति का साधन। जो भावाभिव्यक्ति का साधन है वही भाषा है। यानी जिस माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिस साधन से, जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है, उसी साधन का नाम भाषा है। जिस प्रकार हम एक स्थान से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी साधन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार अपने मन के विचार या भावों को निकालने के लिए किसी न किसी भाषा रूपी साधन की आवश्यकता होती है। तो हमसे यदि पूछ लिया जाए कि भावाभिव्यक्ति का साधन क्या कहलाता है या भावाभिव्यक्ति किसके माध्यम से हो सकती है, तो भाषा के माध्यम से ही
भावों की अभिव्यक्ति या विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है। सीधे सीधे रूप में यदि हम कहें तो एक व्यक्ति अपने मन के विचार या भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल करता है उस साधन का नाम ही भाषा है। तो ये भाषा की परिभाषा हुई। भावाभिव्यक्ति का साधन भी इसे कह सकते हैं हम। यदि ऐसा कहा जाए भाषा नहीं होती तो क्या होता, क्या होता? हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं सीताराम चतुर्वेदी, उन्होंने यहाँ तक कहा है यदि भाषा नहीं होती तो यह सारा संसार गूंगों की एक विराट बस्ती होता। यानी सब गूंगे की तरह वार्तालाप कर रहे होते हैं, जिस प्रकार से हम मुख बधिर समाचारों में सुनते हैं, उनको समझाया जाए वैसे इशारों में ही वार्तालाप कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते भाषा के अभाव में। तो भाषा ही वह माध्यम है, वह साधन है जिसकी वजह से आज हम अपने विचारों का संप्रेषण खुल करके कर पाते हैं। अब आगे बात आती है भाषा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा, एक भाषा होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, ज़्यादातर दो ही प्रकार हम जानते हैं, इनका ही प्रचलन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाषा का एक तीसरा प्रकार भी है जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा भी होती है। कैसे होती है, क्यों होती है, सब आपको कारण सहित सकारण स्पष्ट करने का मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा। देखिए पहले एक एक को समझने का हम प्रयास करें। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें बोल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती हो, जिसमें बोल करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती हो और सामने वाला सुन करके विचार ग्रहण करे, भाव ग्रहण करे, उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा, यानी बोलकर। इसमें मौखिक रूप से बोल करके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। और सामने वाला जो होता है सुनने वाला, वो कैसे? सुन करके, बोलकर और सुन करके प्रत्यक्ष रूप से सुन करके विचारों को ग्रहण करता है, उसके भावों को ग्रहण करता है। ये मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा के साधन क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगा। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मौखिक भाषा के जो साधन हैं वो हैं साक्षात्कार। साक्षात्कार पूर्णतः मौखिक रूप में होता है। तो यहाँ हमसे प्रश्न किया जा सकता है कि एक परीक्षार्थी का साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है, तो वहाँ भाषा का कौन सा प्रकार होगा, मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो हमारा सही जवाब होना चाहिए मौखिक, क्योंकि साक्षात्कार तो मौखिक रूप में आयोजित होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। साक्षात्कार हैं 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालयों में अतिथि जो होते हैं उनका संभाषण होता है अंत में। तो संभाषण भी कैसा होता है? मौखिक। वो बोलते हैं और हम
सुन करके उनके विचारों की अनुभूति करते हैं, उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। तो मौखिक भाषा ऐसी भाषा जिसे बोलकर और सुन करके विचारों को ग्रहण किया जाता है, वो मौखिक भाषा होती है। तो हम कह सकते हैं भाषण, कोई भी भाषण हो वो मौखिक रूप से होगा और श्रोता सुन करके उनकी अनुभूति करेंगे। इसके अलावा रेडियो है, रेडियो से भी हम सुन करके विचारों को ग्रहण करते हैं कानों द्वारा। तो जिसमें बोलकर और सुन करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाती हो वो मौखिक भाषा होगी। दूसरी भाषा की हम यदि बात करें लिखित भाषा, लिखित भाषा किसे कहेंगे? ऐसी भाषा जिसमें लिख करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाए, लिख करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाए और सामने वाला विचारों को ग्रहण कैसे करे? पढ़ करके। तो हम कह सकते हैं लिखित भाषा में लिखकर, पढ़कर, यानी विचार अभिव्यक्त करने वाला लिख करके विचार अभिव्यक्त करेगा और सामने वाला जो है वो उसके विचार को ग्रहण करेगा कैसे? लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ करके। जैसे पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं, लिखित सामग्री है, उसमें जो लिखा है उसको हम पढ़ करके विचारों को ग्रहण करते हैं, क्या लिखा है उसका भाव ग्रहण करते हैं। समाचार पत्र है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र भी लिखित सामग्री है, इनको भी हम पढ़ करके उसके विचार, उसमें जो लिखा है उनके भाव ग्रहण कर सकते हैं। अन्य पत्र पत्रिकाएं, अन्य पत्र पत्रिकाएं जो हैं उनको भी हम पढ़ करके विचार ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सब लिखित भाषा के साधन हैं, इनसे हम लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं। विचारों को अभिव्यक्ति करने वाला लिख करके करता है और सामने वाला उस लिखित सामग्री को पढ़ करके विचारों को अनुभूत करता है। तो इस प्रकार से लिखित भाषा होगी। अब यहां से प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि एक अनपढ़ महिला जिसके घर एक चिट्ठी आती है, पत्र आता है, पढ़ना नहीं जानती क्योंकि निरक्षर है, तो पत्र में क्या लिखा है, लिखने वाले के विचार क्या है, भाव क्या है, ये जानने के लिए वो जाती है एक बालक के पास और उससे जाकर के कहती है इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ के सुना। तो बालक पत्र में लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ करके उस महिला को सुनाता है। यह भाषा का कौन सा प्रकार होगा? कौन सा होगा? लिखित भाषा होगा और कौन सा होगा? क्योंकि बच्चे ने अपने मन के विचार महिला को नहीं बताए, अपितु पत्र में जो लिखा था वो हूबहू उसको सुनाया। तो किस प्रकार की भाषा हुई? लिखित भाषा हुई। तो पुस्तकें, समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि, निबंध लेखन हो सकता है, कोई भी लेख हो सकता है, आलेख हो सकता है, इन सबको जो भी लिखी हुई सामग्री है सबको पढ़ करके विचारों की अनुभूति की जा सकती है। तो लिखित भाषा से यदि हमें विचारों की अनुभूति होती है तो वो कहलाएगी लिखित भाषा। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण भाषा आती है वो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसका उल्लेख
हम विस्तार रूप से करेंगे। सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा जिसमें न तो बोल करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाए, न लिख करके विचारों की अभिव्यक्ति की जाए, केवल और केवल सिर्फ सांकेतिक मतलब संकेत द्वारा, इशारों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। न तो व्यक्ति इसमें बोलेगा, न लिखकर बताएगा किसी को, केवल इशारों के माध्यम से होता है। जैसे इस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक होता है मना करने या हाँ की स्वीकृति के लिए, मना करने या हाँ की स्वीकृति के लिए। जब हमें मुंह से नहीं बोलना हो, हम मना करने के लिए गर्दन को हिला देते हैं। यदि हाँ कहना हो तो गर्दन को इस प्रकार से करते हैं, तो वहीं व्यक्ति समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, इसकी स्वीकृति हाँ में है या ना में है। तो इस प्रकार से सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। और भी कई जगह सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। जैसे कि क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज जैसे ही आउट होता है, अंपायर उंगली ऊपर उठा देता है और बल्लेबाज चल निकलता है पेविलियन की ओर। अंपायर ने न तो उसको लिख करके बताया भैया तुम आउट हो गए, न बोल करके बताया तुम आउट हो गए, अब यहाँ से चले जाओ। उंगली का ऊपर इशारा किया और बल्लेबाज चलता बना। तो इससे स्पष्ट हुआ कि वो संकेत निश्चित किया गया कि जैसे ही अंगुली ऊपर होगी आउट मान लिया जाएगा। तो कुछ संकेत निश्चित किए गए हैं, उन संकेतों के आधार पर ही व्यवहार किया जाता है। यदि क्रिकेट ग्राउंड में से बॉल बाहर चली जाती है हवा में उड़ती हुई, तो अंपायर दोनों हाथ ऊपर उठाता है, पता लग जाता है कि 6 लगा है। न तो कहकर बोलकर बताया, न लिख करके बताया। इसी प्रकार से हम सड़क मार्ग पर जा रहे हैं। सड़क मार्ग पर जाते जाते हम साइन बोर्ड देखते हैं। साइन बोर्ड देखते हैं इस प्रकार के। यदि ऐसा साइन बोर्ड आता है, सीधा एरो है, तो हम समझते हैं कि सीधा चलना है, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। ऐसा आता है तो हम समझ जाते हैं कि हमें दाईं ओर मुड़ना है। न तो किसी ने हमें लिख के बताया, ना बोल करके कहा। तो इन संकेतों से हम समझ गए कि हम किधर जाना है, तो वहां पर होता है। जो मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द बताया, हाँ, मैंने कहा भाषा एक साधन है। बिल्कुल, भाषा साधन है, क्योंकि हम अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं। कोई बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। उसी प्रकार से जब भाषा भी हमने एक साधन बताया है, तो भाषा भी अलग अलग साधन, भाषा के भी अलग अलग साधन हैं। कोई किस रूप में भाषा को अभिव्यक्त करता है, कोई किस रूप में करता है। तो भाषा को 3 प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप में। जैसे कि ये हमारा हाँ शब्द है,
इसको भी हम 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। चाहे तो बोल करके स्वीकृति जता सकते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। बोलना नहीं चाहें तो हम हाँ की मुद्रा में अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, गर्दन हिला करके ऐसे। और वह भी नहीं करना चाहे तो लिखित माध्यम से भी हम हाँ को अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो, एक तो मैंने बताया हाँ को बोल करके कह सकते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। यदि बोलकर नहीं कहा, हाँ की स्वीकृति में गर्दन को हिलाया, तो वो भाषा का कौन सा प्रकार होगा? सांकेतिक प्रकार होगा, क्योंकि संकेत है। जब तक स्पष्ट आवाज कोई भी ना हो तब तक वह भाषा सांकेतिक ही मानी जाएगी। यदि हाँ को लिख करके बता दिया जाए, अब लिख कर कैसे बताएंगे? हम देखते हैं कई सारे टीवी शोज में उनसे पेशेंस किए जाते हैं कि यदि आप सही हो, उनको कुछ बैनर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यदि आप सही हैं तो हाँ के लिए इसको करें, और यदि गलत हैं तो इसको पलट करके उसके ऊपर ना लिखा रहता है, नहीं वो कर दें। तो वो जैसे ही प्रश्न पूछता जाता है उससे, और यदि सही है पूछने वाले का प्रश्न, तो हाँ को दिखा देता है, हाँ को जिस ओर बैनर पर हाँ लिखा है तो हाँ को लिखकर भी बता दिया। तो 3 प्रकार से अभिव्यक्त कर दिया उसने। तो कहने का तात्पर्य यही रहा सीधा सीधा कि भाषा के 3 प्रकार हो सकते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कि रोड पर, सड़क मार्ग पर साइन बोर्ड होते हैं, उनको देख करके हम चर्चा कर लेते हैं कि किधर हमें जाना है। इसी प्रकार से एक बार एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया कि चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिसकर्मी गाड़ियों को आने जाने की स्वीकृति दे रहा है, वह भाषा का कौन सा प्रकार होगा? चौराहे पर खड़ा यातायात पुलिसकर्मी गाड़ियों को आने जाने की स्वीकृति दे रहा है, वह भाषा का कौन सा प्रकार होगा? कौन सा प्रकार होगा? चौराहे पर जो यातायात पुलिसकर्मी खड़ा होता है वह बोलकर तो नहीं कहता कि जाओ आगे बढ़ो, न लिख करके बताता है कि आगे बढ़ो। फिर जैसे ही बत्ती ग्रीन होती है वो हाथ से इशारा कहता है, सामने वाले को इधर, इधर वाले को इधर जाने के लिए बोलता है। तो कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा हुई। हम जैसे ही सड़क मार्ग पर जा रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल आ जाता है, हम देखते हैं कि बत्ती रेड हो रही है, वैसे ही हम स्टॉप हो जाते हैं, ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी के। क्यों? किसने बताया हमें? न तो किसी ने कहा कि तुम रुको, न किसी ने लिख करके हमें बताया। क्या कारण रहा? संकेतक बना दिया कि लाल बत्ती जो है वो आपके रुकने का माध्यम है, आप रुकोगे, तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं। तो इस प्रकार इन संकेतों से हम बहुत सारे हमारे जीवन में काम आते हैं ये संकेतक, और उनसे ही हम कई जगह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ये सांकेतिक भाषा होती है। तो ये तीसरा बिंदु जो है भाषा के प्रकार का, ये सांकेतिक भाषा होता है। तो यदि हमसे भाषा के प्रकार पूछा जाए तो हम 3 बताएंगे, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। तो इस प्रकार से ये हमने आज भाषा के प्रकार पढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। व्याकरण शब्द क्या काम आता है, व्याकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और
वर्ण वर्ण का परिचय लेंगे। वर्ण शब्द कैसे बना, वर्ण शब्द कहाँ से प्रस्फुटित हुआ, इन सब की चर्चा हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। मित्रों, यदि आज की हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।